सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में। हरियाणा की धरती पर है, उस हरियाणा की धरती पर जो इस समय देश में सुर्खियों में, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से सत्ता में आने में सफल रही है, तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश। कांग्रेस 10 साल के वनवास को बदलने की कोशिश में और फिर राज लाने की फेर में। इन सबके बीच में क्षेत्रीय दल है। इनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पार्टी से परे अपनी पहचान रखते हैं। इसी में से एक शख्स आज हमारे साथ इस चुनावी संवाद में मौजूद है। नायब सैनी की सरकार में मंत्री की भूमिका में रहे महिपाल ढांडा के हिस्से में ये उपलब्धि है कि वह लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस की जमानत जब्त कराने में सफल रहे। जिस पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से महिपाल ढांडा चुनाव जीत कर आते हैं, वहाँ कांग्रेस जीतना तो दूर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाती है। इस चुनाव को महिपाल ढांडा किस रूप में देख रहे हैं, अपनी पार्टी को, अन्य पार्टियों को किस रूप में देख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और सर शुरुआत इसी बात से करते हैं। जी जी। ये कांग्रेस के साथ आपके ऐसे मोहब्बत भरे संबंध कैसे हैं? अरे मेरे तो सभी के साथ मोहब्बत भरे संबंध हैं जी दूसरे भी तो ऐसे ही हैं। जी दूसरे कौन सा बचा पाए थे? जी। पर जो हम हरियाणा की सियासत को देखते हैं तो हरियाणा में एक कठिन मुकाबला देखने को मिलता है। कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में दिखती है, आसपास की सीटों पर भी कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक दिखाई देती है। ये आपके विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में कांग्रेस का पिछले 3 चुनावों का जो नतीजा है वो चौंकाने वाला है। थोड़ा महिपाल जी रोशनी देना, कहाँ चूकती है कांग्रेस? हाँ, देखिए दिक्कत क्या है कि पहले यहाँ पे कांग्रेस ही होती थी। जी। डिलिमिटेशन में कुछ गांव आए और कुछ कॉलोनीज आई, और इन कॉलोनीज में पहले इंडिपेंडेंट और कांग्रेस दोनों फाइट करते थे। 10 गांव भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटी में आते थे। अभी 28-30 गांव और साथ में जुड़े, मगर कांग्रेस यहाँ जब तक मजबूत थी मगर जैसे डिलिमिटेशन हुआ और हम लोग जब यहाँ पे घुसे और घुसकर एक एक आदमी से मिलना शुरू हुआ, तो बस ये मेल मिलाप ने ही सारा मामला बदल दिया। सही बात तो ये है। मामला बदल दिया, लेकिन हरियाणा की सियासत पर जो राजनीतिक प्रेक्षक निगाह रखते हैं, वो जब बदला गया मेल मिलाप के कारण, तो मेल मिलाप छूटा नहीं जी। मेल मिलाप और ज़्यादा गहरा होता गया और स्थिति ये बन गई कि आज पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है। आपका परिवार तो ठीक है, और जब परिवार बनता है तो फिर पर महिपाल जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हरियाणा के संदर्भ में तमाम राजनीतिक प्रेक्षक ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जाटों में नाराजगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, उनके संदर्भ में परेशानी इस बात में बताई जाती है कि अगर वो भाजपा की जगह किसी और पार्टी में होते तो बहुत अच्छी स्थिति में होते। ये महिपाल ढांडा थोड़ा अपवाद है। लोग महिपाल ढांडा को जाट नहीं मानते, या जाट होते हुए महिपाल ढांडा का मामला कुछ और है। देखिए, मेरी जाति हिंदू है जी। एक बात जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ 2 बात जी। और स्वयंसेवक के नाते मेरी एक भूमिका है कि समाज को समरसता के सूत्र में जोड़ के हम लोग आगे बढ़ें। जी। और जब तक हम लोग इस लेवल पे भी आके अगर जाति पाति जैसी इन छोटी बातों में पड़े, तो फिर जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये खाली शब्द नहीं है। ये जिसने इसको शब्द में लेके चलना है तो फिर तो ठीक है, शब्द है। अगर इसकी गहराई में उतरना है तो ये बहुत बड़े महावाक्य हैं। और आज के संदर्भ में इस तरह की प्रणाली के साथ मिलके चलना ही हमारे समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग समाज में जाति पाति या दूसरी तरह की बातें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए करेंगे, तो वो आने वाले दिनों में बहुत गहरी चोट समाज पे मारेंगे, बहुत गहरी चोट समाज पे मारेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम सब लोग मिलके आगे बढ़ें, सब लोग मिलके आगे बढ़ें। आगे बढ़ना अपने तो ठीक है। अपने समाज को भी आगे बढ़ाइए और
सबको साथ लेकर इकट्ठा लेके आप आगे चलिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जाट समुदाय जो है हरियाणा का वो भाजपा से नाराज रहता है, या आपका अनुभव कुछ और है? नहीं, मेरा अनुभव कुछ और है। जी। कोई नाराजगी नहीं है। बात क्या है कि भाई अगर मैं भी जिसको मर्जी चाहूँ नाराज कर लूँ, जी मेरे ऊपर क्या है जी भाई। मैं भी जिसको तो मैं नाराज कर लूँ, आपको नाराज कर लूँ, जी तो ये तो मेरे पे डिपेंड है ना। आपको ठीक कर लूँ, ये भी मेरे पे डिपेंड करता है। जी देखिए, जो कैंडिडेट होता है उस पर भी, और जो पार्टी के वर्कर काम करते हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ कि ये तो फुला रहा है, डिकड़ा रहा है, सारा दिन को गाली देता रहूँगा, तो फिर बाद में ये सोचूं कि भाई वो मेरे साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं उस समाज में जाऊँगा, काम करूँगा, तो अलग परिस्थिति बनेगी। अब तो ये भी कह देते हैं कि भाई एससी में भी हमारे खिलाफ थोड़ी नाराज़गी बता देते हैं, मगर मेरे को यहाँ पे तो कोई नाराज़गी नहीं है। जी महिपाल ढांडा मंत्री है भाई, कब तक पानीपत ग्रामीण को लेके ही बात करेंगे? थोड़ा प्रदेश पर भी बात कीजिए महिपाल जी, मैं तो तो थोड़ा प्रदेश की रोशनी बात दीजिए कि क्या महसूस करते हैं महिपाल ढांडा जी। क्यों ऐसी आवाज़ आती है कि भाजपा ने जाटों को दूर कर रखा है, या जाटों ने भाजपा को अपने से दूर कर रखा है? देखिए, जाटों ने भी भाजपा को दूर नहीं किया और ना भाजपा ने जाटों को दूर किया। जी कुछ समीकरण इस प्रकार के बन जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, और समय कालखंड ऐसा होता है कि थोड़ा पास आए, थोड़ा दूर गए। ये राजनीति का होता है सदा सदा के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई दूर चला गया है, पास ही है, कम मात्रा में है। पास ही है पर कम मात्रा में। थोड़ा प्रदेश में और बात करते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो अब की बार 75 पार ये भाजपा का नारा था। ये अलग बात है कि 40 पर ही रुक गई थी भाजपा, पर इस बार ऐसे नारे वारे का अता पता नहीं है। क्या हो गया? आत्मविश्वास कहाँ लड़खड़ा गया भाजपा का? आत्मविश्वास नहीं लड़खड़ाया जी आत्मविश्वास से लबालब होके ही चल रहे हैं। जी तभी हम लोगों ने हर सीट पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हुए हमको लोग तो कह रहे हैं कि इस बार अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। लोग जैसे कह रहे हैं ना कि भाई, आप भी जैसे बोल रहे हैं कि भाई विश्वास डगमगाएगा, विश्वास नहीं डगमगाया। आप लोग आसपास के, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत में, अब देखो मुझे अपना भी चुनाव फाइट करते हुए मैं दूसरी जगह भी निगाह मारता हूँ। 1-2 जगह मुझे जाना होता है, मैं जाता भी हूँ, मगर हम तो सब जगह परिस्थितियाँ हमारी तो बहुत कंट्रोलेबल है। सब जगह हम लोग जीत रहे हैं, और बहुत आमने सामने की फाइट में हम लोग बहुत ज़्यादा सीटें जीत के इस पर सरकार बढ़ा रहे हैं। आमने सामने के उसमें जाके ऐसा क्या तीर मार दिए हैं तीर जो मारा। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार जीतने जा रहे हैं, जबकि पिछली बार 75 पार के बावजूद भी इसमें बहुमत नहीं मिला था? हाँ, पिछली बार की स्थिति कुछ और थी। हर बार हर चुनाव की परिस्थिति अलग अलग। क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है जी अंतर ये है कि पिछली बार में और अब की बार में हम लोगों ने जो काम किए हैं, हम लोगों ने जो अलग अलग समाजों के लिए भी और अलग अलग बच्चों के लिए भी हमने जिस तरह से काम किया ना, वो काम हमारा आगे आज बोलता है। कहीं शुगर मिल्स नहीं थी, कहीं पर दूसरे कॉलेज नहीं थे, कहीं पर मूलभूत सुविधाओं का टोटा पड़ा होता। सब कामों को हमने कलेक्ट किया, मिला के हर जगह जिस भी जगह हमें कोई कमी, कोई चूक लगती थी, उस चूक को हम लोगों ने इस बार भरा है। और उस चूक को भर के हम लोग जब चले तो आज परिस्थिति ये है कि पूरे प्रदेश में लोग यही तो बोलते हैं ना कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तक आने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना मजबूत है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन पे हर पन्ने तक जाके काम किया, और हर पन्ने तक जब काम करते हैं तो 36 बिरादरी इसमें शामिल होती है। तो सब बिरादरियों को, जैसे आपने कहा कि एक बिरादरी चली गई है, 2 बिरादरी, कोई नहीं गया। हर आदमी को साथ लेके जब हम लोग बढ़े तभी हम लोग इतनी मजबूती से आज यहाँ पे खड़े हुए। नहीं तो बीजेपी तो 10 साल हुए उठी है, इससे पहले बीजेपी का नामो निशान कहाँ था हरियाणा में। तो आपने 2019 और 2024 में बड़ा अंतर बताया। बड़ा अंतर क्या ये हो गया कि 2019 तक, 2014 से 2019 तक अकेले सरकार चलाई तो ढंग से सरकार चलानी आई नहीं, पर 2019 से 2024 में दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलकर सरकार चलाई। बड़ा अनुभवी राजनीतिक परिवार था। तो क्या जजपा के साथ सरकार चलाने के कारण माहौल बदला हुआ है? नहीं, हमने कहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम,
जी जब ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी चूक होती है हमने वहीं पे उस चूक को पूरा किया है। जी देखिए, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। संगठन की मजबूती से ही सरकारें बनती हैं, और संगठन जिसका जितना मजबूत होगा उतनी सीटें ज़्यादा आएंगी। आज हमने अपने संगठन पे फोकस किया, जी संगठन पे फोकस करके हम लोगों ने इस लेवल पे जाके पहुंच गए कि आज हम सब सीटों पे कांग्रेस को मात दे रहे हैं। ढांडा साहब, 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, इतना मजबूत संगठन किए आप 5 साल में कि 2019 में 10 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर रह गई। इस मजबूती पर थोड़ा रोशनी दो ना। बिल्कुल डालते हैं। देखिए, कई बार मुद्दे इस तरह के निकाल के झूठे मुद्दे वो भी लोगों को बरगलाते हैं। जी संविधान चेंज कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, एक डर का माहौल पैदा करके और सबज बाग दिखा के जब आदमी चलता है तो इस प्रदेश में क्या पूरे देश में कुछ वोट इस तरह का भी होता है जो मुद्दों पे भी चलता है, कुछ ऐसा भी है जिसमें आदमी बरगलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी तो कुछ जगह इस तरह की परिस्थिति भी हरियाणा प्रदेश में बनी है, हमने उसको स्वीकार किया है, हमने उसको स्वीकार किया है। जज्बा के साथ सरकार चलाने से कितना मजबूत हो रहे हैं आप। कई बार ये भी बता दूं, कई बार टिकट वितरण भी गलत होना कई बार नुकसानदायक होता है। बहुत सारी चीजें हुई हैं। मतलब लोकसभा में आपको मानना है कि टिकट इतने बेहतर नहीं बटे, पर इस विधानसभा चुनाव में टिकट ठीक ठाक बट गए कि नहीं? ये तो बाद में फिर जाके हमें महिपाल जी कोई परिणाम अप्रत्याशित हो गया तो कहे वो टिकट गड़बड़ हो गए थे इसलिए गड़बड़ हो गई। देखिए, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के कुछ टिकटें गई हैं। हम लोगों ने मैं जैसे नज़र मारा था भाई आधे से ज़्यादा सीटें तो टिकटें तो हमारी बहुत बेटर गई हैं, और जितनी भी दी है फिर संगठन ने सोच समझ के टिकटें बांटी हैं, पीछे भी सोच समझ के बांटी होंगी। मगर फिर भी चूक रहने में कोई वो थोड़ी नहीं है। चूक तो चूक है, होती है तो होती है। अब वो जब चूक होती है तो फिर उसका रिजल्ट तो देखो नेगेटिव आएगा, वो आया भी है और वो हमने देखा भी है। इसलिए मुझे कहने में कति कोई अतिशोक्ति नहीं है कि चुनाव में मुद्दे, चुनाव में झूठ, चुनाव में इस तरह का मामला तैयार करके जो परोसा गया, और ऊपर से थोड़ा सा कैंडिडेट्सों का टिकट वितरण का भी इस तरह का मामला रहा कि हम लोग 5 सीट लूज कर गए। अब एक बात बताइए, सोनीपत में हम कोई लूज करने की स्थिति में थोड़े थे, 15-16 हज़ार वोट से हार गए तो 20,000 से हार गए होंगे। अब ऐसे करके लाख वोट से भी नीचे का हमारा एक लोकसभा 18-20 हज़ार वोट से हमारे हैं। हमारी गलती है, हमें बड़ा पछतावा है कि यार थोड़ा मेहनत और यहाँ कर ली जाती तो जरूर हमारा मामला निकल जाता। मगर देखिए, एक बात और बताऊं जी, आप ये कहोगे क्या बोल रहा है राजनीति में, ये कई बार भाग्य के भी सौदे होते हैं जी अगर भाई आपके भाग्य में राजकाज है ना तो आपको पता नहीं कहाँ से उठा के कहाँ पे ले आवा है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि चाहे कितना भी आप नीचे ऊपर हवा हो, कितनी भी हवा हो जी तो भी लुढ़क जाता आदमी। अब जैसे आपने कहा पिछली बार 75 पार कांग्रेस कैंडिडेट थे, उन्हें तो डर रही थी, जी डर रही थी ना। कोई भी कांग्रेस का बड़े से बड़ा दिग्गज भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और हमारी स्थिति क्या हुई, हम 40 पे लाके पटक दिए। है ये सारी चीज़ें मिलती कई चलती हैं। अब जिसके भाग में राजकाज सा कुछ लिख रखा था वो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई ठीक चलता है, ठीक चल रहा है। तो ये बताओ ढांडा साहब, तो खरी खरी बात करने वाले व्यक्ति हो, ये 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर एन लोकसभा चुनाव से पहले हटा दिए गए, बदल दिए गए। इससे पार्टी को कितना लाभ या कितना नुकसान हुआ, कुछ आकलन पे हो? इस विधानसभा चुनाव में खट्टर साहब की गैर मौजूदगी तीसरी बार सरकार बनाने में मददगार है या इसी के कारण से कोई संदेह है? देखिए, थोड़ा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, जी तब जाके ज़मीन समझ में आएगी। ये कांग्रेस नहीं है कि भाई इन्हें बदल दो, इसके बदलने से ये होगा, उसके बदलने ये होगा ना भाई। हमारे यहाँ पे जब मनोहर लाल जी बने, अच्छी नीतियाँ बना के अच्छे काम किए,
कौन सा काम ऐसा किया जिसमें किसी को नुकसान हुआ हो? हम मान ले एक अलग बात है, मगर नुकसान हुआ और समाज में उस नुकसान के परिणाम सामने आए हो, एक भी काम नहीं किया है। इस स्टेट को प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना और प्रोग्रेसिव स्टेट बना के निकाल के दिखाया है कि भाई हाँ, राजकाज ऐसे भी होता है। 24 घंटे बिजली मुद्दा होता था पहले हरियाणा में, 24 घंटे बिजली देंगे। चौधरी भजन लाल, देवीलाल, चौधरी बंसी लाल, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौटाला साहब आपस में लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे। एक बार वो आओ थे, एक बार वो आओ थे, दोनों क्या करते, हमारी सरकार बनाओ 24 घंटे बिजली देंगे, हमारी सरकार बनाओ 24 घंटे बिजली देंगे। उल्लू बना कर दे दोनों लोगों का। जब उल्लू बना कर दे तो रोकिया किसने? तुम दे दो ना, दी किसी ने नहीं। हम आए, आज मुद्दा खत्म है कि नहीं हरियाणा में? आज कोई बड़ा नेता ये रुक के मारते मिले कि भाई हमारी सरकार बना दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे? ये मुद्दा अगर किसी ने ख़त्म किया तो मनोहर लाल जी ने ख़त्म किया। हर गांव को बिजली देना ये अपने आप में कितना बड़ा काम था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप कह रहे हो कि भाई परिस्थितियाँ, अब देखो करने में हम काम के दम पे चलते हैं, काम ही हमारा बोलता है। 1,20,000 से कम की इनकम वाला गरीब है, 1,20,000 से ऊपर वाला अमीर है। ये अच्छा सूत्र बना रखा था तुम लोगों ने। अब उसके कारण 12 लाख परिवार को ही कल्याणकारी योजनाओं का, सरकारों का लाभ मिलता था हरियाणा में। हम आए, हमने कहा कि ये कम है, ये तो मनरेगा में जो दिहाड़ी करता है ना वो भी इस सीमा को पार कर जाता है। तो इसका मतलब कांग्रेस की नज़र में तो मनरेगा की दिहाड़ी वाला आदमी अमीर हो गया। हमने रोका, हमने उसकी सीमा को बढ़ाया, 1,80,000 किया। आज वो 31 लाख परिवार इन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जिस प्रदेश में राशन कार्ड के लिए लोग मारा मारी करते थे, पैसे देते थे, दलाल ढूंढते थे, अरे राशन कार्ड बनाने की दलाली करा करते ये लोग। हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया तो मनोहर लाल जी ने ऐसी स्पष्ट नीति बना के यहाँ पे काम किया। अब आपको मैं कहूँ कि मनोहर लाल जी को आप कह रहे हो कि चेहरा बदलने की बात है। मास्टर थे, सारा दिन स्कूल में कब जाया करते? जाया नहीं करते पट्टे, कभी स्कूल में मास्टर नहीं होता था। आप मास्टर हो, आपकी बदली करा दी, मैं गया, मैं आपकी बदली रुकवाया, दूसरा गया फिर करा। मज़े लेते थे मास्टर, मज़े बदली करवाने में रखवाने में, करवाने में रखवाने, राजनीति घुमाते थे। सेक्रेटरेट भरा खड़ा रहा करता, आज सारे पे कांटा मार दिया। सारे के सारे लोग बिल्कुल खुश है कि भाई बहुत अच्छी नीति बनाई और उस नीति पर रह के सब लोग काम कर रहे हैं। अब मनोहर लाल जी ने जिस तरह से काम किया, उस कामों का परिणाम है कि आज प्रदेश में सब लोग इसलिए खुश है। अब आप लोगों में जाके देखो ना कि भाई पर्ची और खर्ची की बात कोई अहम ही नहीं है, हर आम आदमी बोलता है। इतने बड़े परिवर्तन किए कि पहले सिर्फ वर्कर को नौकरी लगाएंगे और किसी को देखेंगे भी नहीं। 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला आज बीजेपी जिंदाबाद बोल रहा है, एम ही नहीं बोल रहा। नहीं तो बीजेपी के लिए था कौन? जब हम लोग काम कराया करते तो हमें घूमया करते, सिर्फ हमें घूमया करते। 100, 150, 200 लोग हो गए। आज धीरे धीरे करके हमने संगठन को मजबूत किया, जोड़े। आज भी सरकार की पॉलिसियों से, नीतियों से बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत आगे आए। अब रही बात उनके बदलने की, बदलने में पार्टी का हमारा इंटरनल मामला था। हमारी पार्टी ने तय किया कि उनको बदलेंगे तो बदल दिया। उनको सेंटर में लेकर जाना था, सेंटर में जरूरत थी मनोहर लाल जी की, सेंटर में गए। क्या मोदी जी तो संभल नहीं रही थी क्या सेंट्रल की सरकार, मोदी जो जी तो मनोहर लाल जी को लाना पड़ा? मोदी जी तो सारी दुनिया ने संभाल रहे हैं। मोदी जी खाली एक देश नहीं चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। फिर हाँ फिर ठीक है ना। तो फिर खट्टर जी को क्यों ले गए? खट्टर जी इतना बढ़िया काम कर रहे थे, प्रदेश बढ़िया चल रहा था, बढ़िया नीतियां बना रहे थे। हाँ, यस। तो एन चुनाव से पहले खट्टर जी को विदा क्यों कर दिया? क्या इस बात का दुख है महिपाल ढंडा जी को? क्या इस बात का दुख है भाजपा के कार्यकर्ताओं को? क्या इस बात का दुख है हरियाणा की जनता को कि एक इतना लोकप्रिय समाज के लिए समर्पित नेता जो हरियाणा को ठीक दिशा दे रहा था, उसे हरियाणा से बाहर कर दिया? या लोग इसीलिए खुश हैं? एक बात छुट्टी मिली खट्टर जी से। एक बात बताइए, ये हरियाणा देश से बाहर है जी? हरियाणा देश से बाहर है क्या? ये तो हरियाणा भी तो लोग केंद्र में मंत्री रहना चाहते हैं या राज्य में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। ढांडा साहब अपनी मर्जी से गए वहां पे, उन्होंने कहा ठीक है मुझे केंद्र में लेके चलिए, और वो केंद्र में गए। पार्टी का आदेश बना, आज मेरे से पार्टी के पहले तो आप ये तय करो
कि खट्टर साहब अपनी मर्जी से केंद्र में गए या केंद्र ने आदेश दिया इसलिए वो? हमारी पार्टी का निर्णय, पार्टी जिसको जो निर्णय देगी वो हर कार्यकर्ता मानता है। अभी तो आप कह रहे थे खट्टर साहब ने फैसला लिया हाँ कि तो मैं ठीक केंद्र में है, जा रहा हूं। हाँ तो बस पार्टी ने उनको कहा, उन्होंने अपना फैसला ले लिया। तो आदेश किसने दिया भाई? आप पार्टी तो दोनों आदेश बातें कर करेगी। रहे हो। ढांडा दोनों साहब, बातों के बिना नहीं अच्छा, मिलकर ये चल बताओ सकते आपको ना। मुद्दे की बात कि खट्टर साहब जैसे अनुभवी राजनेता का इस चुनाव दिल्ली में में चेहरा दिल्ली ना में होना दिल्ली में आपको मदद नहीं, कर रहा है या आपको परेशानी दे रहा है? नहीं परेशानी क्यों देगा? अच्छा, खट्टर जी का जाना फायदा ही है। नहीं तो खट्टर साहब आ रहे हैं सब जगह, चुनाव कहाँ आ प्रचार रहे हैं? में प्रचार कर रहे हैं। वापस सीएम बन के आ रहे हैं? सीएम क्यों बनका रहे हैं? मंत्री रहते हुए हमारे यहाँ पे प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जी, तो जो देखिए हमारे संगठन में जिसको जो जिम्मेवारी देंगे वो जिम्मेवारी निभाता है, खुशी खुशी निभाता है। जिम्मेदारी के लिए बहुत परेशान है सीएम वो आपके पड़ोस ये के शैलजा, अनिल भी ये बहुत परेशान है, ये शैलजा उधर जी- राव इंद्रजीत बड़े परेशान अरे हैं। भाई, ये इनके शैलजा- विषय में क्या कहना है? ये शैलजा जी जो आजकल बहुत ज्यादा परेशान हुई पड़ी है, जी, वो मारे में तो ये नहीं, उनका तो इब्बा कुछ भी नहीं, सूत नहीं कपास जुलाए लट्ठम लट्ठा कि भाई मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं। मगर एक बात बताओ कि भाई हमारे वाला तो एक बारी पार्टी ने जो भी सोच के निर्णय लिया होगा कि मनोहर जी आप आओ चुनाव लड़ो लोकसभा में जाओ, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, कुर्सी छोड़ के और तुरंत लोकसभा का चुनाव लड़के मंत्री बन गए। हमारे यहाँ तो किसी तरह का वो नहीं है। दूसरी बात रही ये कि भाई अनिल विज जी दुखी, कहाँ दुखी है? अनिल विज जी से पूछो कहाँ दुखी है वो, किसी ने कहा राणा दुखी है? साहब, क्या हालत हो गई आपकी? आप बता रहे हो, देखो हम इतने मजबूत, यस हम हम मौजूद हैं। इतनी बेहतर काम के हुए, और हालत क्या है? हालात हालत ये- ये है हालात ये, हम कि लोग फिर लोकसभा सरकार चुनाव बना हुआ रहे हैं। तो रणजीत चौटाला को लेकर आए कि भैया पार्टी की सत्ता ले ले, चुनाव लड़ ले। चुनाव निपटा, रणजीत चौटाला टाटा बाय बाय। जब इतना बढ़िया काम फिर कर रहे हैं, मैंने तो किरण आपको- चौधरी जी को क्यों लेकर आए? और छोड़िए, मैंने कहा ना, ढांडा साहब थोड़ा हमें ये बताएं देखिए कि भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास दलित समाज में कोई नेता नहीं है? वो मनोहर खट्टर जी का बयान आया, शैलजा जी भाजपा में आ जाएं। क्या ऐसी नौबत आ गई है कि जिन कांग्रेसियों के खिलाफ आपने इतनी लड़ाई लड़ी, जिन कांग्रेसियों के खिलाफ इतना पसीना बहाया, जिन कांग्रेसियों के नीतियों के कारगुजारियों के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ा, उन कांग्रेसियों के लिए कालीन बिछाने के लिए लालायत क्यों है भाजपा? देखिए मैंने कहा ना कि कुछ टिकटें वितरण, मैं तो पहले बोला है और बड़ा बेबाकी से बोला है कि कुछ टिकट वितरण भी हमारे लिए गड़बड़ रही है, मगर संगठन ने जो किया वो सर माथे है। हम कभी भी संगठन की बात को इधर उधर नहीं करते। जैसे मनोहर लाल जी ने भी, संगठन ने कहा कि आप चुनाव केंद्र में लड़िए, केंद्र में जाइए, तो मान गए, तुरंत गए। इनकी तरह लट्ठम लट्ठा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कई बार इतने बड़े नेता हैं, अब वो बेचारे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर हमारे तो यहाँ सब के लिए दरवाजे खुले हैं और हम तो सबको कह रहे हैं कि कोई भी आ जाओ, आओ, हमारा तो परिवार बढ़ रहा है ना, हमने क्या दिक्कत है? तो उन्होंने अगर उन्होंने ये कह दिया, अगर उन्होंने ये कह दिया कि शैलजा जी हमारे में आ जाओ, अगर उनकी वहाँ दुर्गति हो रही है, हम तो उनको इज्जतें दे रहे हैं। अब इज्जत तो दे लेने दो भाई, इज्जत दे रहे हैं तो उसको भी आप ये कह रहे हो कि आपके पास दलित नेता पानीपत नहीं ग्रामीण है। में किस किसको इज्जत दे रहे हैं महिपाल ढांडा जी? मैं सबको देता हूँ, सब आए हैं, सभी साथ। कांग्रेस के कौन कौन है जो आपकी इज्जत के मुंह में बंद करके आ रहा है? नहीं देखिए, हम लोग यहाँ पे, मेरा तो जो कैंडिडेट है उनसे भी इतना जबरदस्त प्रेम है। जी। हम तो आपस में बड़ा कहीं लग ही नहीं रहा। ये विधानसभा बहुत अलग तरह की विधानसभा है और इसमें सब लोग हम आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं। व्यवहारिक आदमी है सारे। जो भी कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो हमारे यहाँ वो नहीं है कि भाई गुरा चूरी करेंगे, नहीं, सीधा फ़ोन मिला के कहते हैं देखना भाई ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इतना प्रेम है। हमने अपने रास्ते जो राजनीति में बंद कर लेते ना लोग, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये नालो का, ये जसपा का, ये बसपा का है ना। ढांडा साहब को ये खेल क्या है हमारे यहाँ कि नहीं। भाई आपसे वो लोग गले मिल लेते हैं और आपस में एक दूसरे पे छुरी चला लेते हैं? थोड़े इसका राज भी बताई दो आप। नहीं देखिए, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, आपके मन में पाप नहीं होना चाहिए। मैं साफ मन से चलता हूँ और साफ मन से बिल्कुल, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। इतना भी रंच मात्र तो भी साफ मन से भाव चलकर नहीं। 5 साल में क्या करके दिए महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण को, जिसके चलते ये भरोसा जागे
कि लोग एक बार फिर महिपाल ढंडा को ही चुनेंगे? जब हमारी विधानसभा हम लोगों को मिली 2014 में, तो सही मायने में नर्क ही था। इस विधानसभा में 3-4 तरह की सिचुएशंस हैं। इसमें हुड्डा के सेक्टर हैं, इसमें इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, इसमें गांव हैं, इसमें कॉलोनीज हैं। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम थी। अगर मैं कॉलोनीज की बात करूं तो नरक में लोग जिंदगी जी रहे थे, और हुड्डा जी के अखबार और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलता था हरियाणा नंबर 1 है। 3-3 फीट तक कीचड़ होता था। आपको एक वृत्तांत बताता हूँ, उसी से समझ में आ जाए कि क्या था। घर के बाहर गलियां टाइट हैं, घर के बाहर लैट्रिन का गड्ढा खोद रखा है, वो गड्ढे में से महिला डब्बे से ऐसे करके मलमूत्र निकालते, तो समझ लो क्या सिचुएशन थी हरियाणा नंबर 1 की। और सामने पड़ोसी जब गंद बाहर निकलता तो लठ बजता था, लड़ाई होती थी। इससे बुरी दुर्गति और क्या करेंगे ये लोगों की। और उसमें से निकलना कोई थोड़ा बहुत एरिया नहीं है। आप कल्पना करिए, हजारों हजार गलियां हैं, हजारों हजार गलियां, लगभग 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे लगाया। 4,000 करोड़ रुपया गलियां बनाने में, सीवर डालने में, इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था करने में। यहाँ पे तो मैंने ये बताया आपको, एक भी गली पक्की, पोल तक नहीं था। एक पोल तो लाइट पे लगा रखी थी, तो बल्लियाँ लगाई थी, लकड़ी की जो बल्लियाँ, बल्ली पे किलोमीटरों तक लोगों ने अपने पैसे से बल्ली लगा के तार बांध के लेके गए हुए थे। ये था हरियाणा नंबर 1। वहाँ पे आज हमने सारी बलियाँ ख़त्म कर दी। वहाँ पे लाइट पोल लगाना इतना बड़ा काम था यहाँ पे, आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ पोल लगाना, बताइए क्या नहीं था। कुछ भी तो नहीं था ना। अब वहाँ पे गलियाँ बनाना, लोगों की अलग अलग समाजों की जगह पड़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास बैठने उठने के लिए मेहमान आ जाए, तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग बारात बिठा लें। उसी कीचड़ में लोग पैसे इकट्ठा करके थोड़ी मिट्टी डालते थे। अगर उन्होंने टेंट लगाना, कुछ करना गली में, तो उसमें वो बेचारा अपना काम करते थे। इतनी बुरी दुर्गति थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जो मैंने एक वृत्तांत सुना, उसी से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या था उस वक्त के हरियाणा नंबर 1 में। आज वहाँ पे 100 की स्पीड से गाड़ी लोग दौड़ा के जाते हैं, यही कांग्रेसी वोट मांगने के लिए। भैया कोई ऐसा नहीं है। और उसमें एक एक गली पे काम करना, इतना पैसा लगा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई 7-7 फीट भी हमने बर्थ करके गली बनानी पड़ी। इसलिए बनानी पड़ी कि हमने लेवल देना था पानी का, ताकि पानी की निकासी ठीक से हो पाए। इतनी बुरी हालत तो कॉलोनियाँ की थी। अब गाँव की बात कर लो, अब गांव में था ही नहीं कुछ भी। किसी गांव में चौपाल नहीं, किसी भी गांव में सब टूटी खंडर पड़ी है। क्या करते थे पता नहीं। गलियां बनाते थे तो गलियों में भी नेता लोगों के पीछे ऐसे भागते थे, और 5-10 लाख रुपए चलते चलते कहीं हुड्डा जी का बेटा किसी को दे जा करता ना, तो वो चर्चा का विषय बना करता कि भाई हम गए 10 लोग इकट्ठे होके, हमने उसको वहाँ पकड़ा, वहाँ नहीं मिला, वहाँ गए, वहाँ से उसको पकड़ा, फिर उसने हमारे को 20 लाख रुपए दिए जब हमने गली बनाई। एहसान तोड़ते थे लोगों पे, ये सिचुएशन थी। मैं आया, आते मैंने धड़ाधड़ एक भी गली छोड़ी नहीं, एक भी चौपाल छोड़ी नहीं, एक भी स्कूल की बाउंड्री छोड़ी नहीं। कमरे जितने बने थे कमरे बनाए, स्कूल नहीं था स्कूल बना के दिया, धर्मशाला नहीं थी धर्मशाला बना के दी। सब समाजों ने कहा कि हमारे चौपाल नहीं, चौपाल बना के दी। सारे गांव की फिरनियाँ बनाई, सब गांव के तालाब बनाए, कुछ तालाब बाकी बच रहे हैं। सड़कें नहीं थी बिल्कुल भी, गड्ढे कुछ था ही नहीं। हरियाणा नंबर 1 जरूर था, मगर ज़मीन पे कुछ नहीं था। फिर आप आ जाओ हुड्डा के हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर पे, आप कल्पना करोगे कि इंडस्ट्री वाले अपने बायर को, अपने जो इनके आते हैं ये एक्सपोर्टर, पानीपत में तो बुलाते भी नहीं थे, वो उनको दिल्ली से निपटा के भेजा करते हैं। सब लोगों ने वहीं पे अपने अपने ऑफिस बनाने पड़े थे, सिर्फ हरियाणा नंबर 1 की वजह से। मैं जब बन के गया तो व्यापारियों ने मुझे 15 दिन बाद, इंडस्ट्री के लोगों ने बुलाया, बढ़ते ही 15 दिन बाद देखा तो सारा इंडस्ट्री का सेक्टर जलमग्न हुआ पड़ा है, जल ही जल। और मेरी गाड़ी 3 फीट पानी में धंस गई, टोचन लगा के निकालना पड़ा। आपके मीडिया के लोगों ने उसको बड़ा हाईलाइट किया था। ये है विकास हरियाणा नंबर 1 का, कि 15 दिन बाद ही विधायक की गाड़ी धंसी। मैंने तय किया
मैं पैदल गया, सब जगह घूमा। इतना बड़ा इंडस्ट्री का सेक्टर है, कोई भी फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री नहीं आता था। इतना इतना पानी सब जगह, कुछ भी तो हो, सड़क नाम की चीज़ नहीं। फैक्ट्री को ताला मार रखे लोगों ने, ताला इसलिए मार रखे कि भाई काम करें कैसे, माल आएगा गिर जाता था, खराब होता था, धागे का काम है, किसी का कोई काम है, सब गाड़ियाँ रेडियाँ उलट जानी, बड़ी भयंकर दुर्गति थी। भाई साहब 400 करोड़ रुपए लगे मेरे, चकाचक बना दिया। आज वहाँ पे जाकर देखो इंडस्ट्री के सेक्टरों की हालात क्या है। ऐसा नहीं है, इसलिए जो हुड्डा के सेक्टरों की बात करूँ, आप क्या कह रहे हो, अब जहाँ हम लोग बैठे हैं जी इस सेक्टर भर गया, बस गया। अब कोई पूछे इनसे कि इस सेक्टर की निकासी का पॉइंट कहाँ है, और इनके अधिकारियों से पूछ लेते। उस वक्त अधिकारियों को भी नहीं पता था सेक्टर 6 की, 7 की, 8 की, 13 की, 17 की, 24 की, 26 की, 25 की, इनकी निकासी का पॉइंट कहाँ है। अरे भैया, आपने जब घर बनाए, सेक्टर काटे, आपने 3 फ्लोर के हिसाब से 5 आदमी कम से कम मानने होंगे, 5 से 15 आदमी, 15 आदमियों के लिए नहाने के, पीने के पानी का, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, ये सब पानी कितना लीटर पड़ता है, हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति इतना गंद पानी ये सब निकलेगा, तो उसके हिसाब से पाइप दाबा होगा ना, तो दाब के कहाँ लेके जाओगे, सेक्टर सारा बस गया, कहाँ लेके जाओगे। लोगों के सीवर बैक मारने लगे, बदबू से घर भर जाता था, इतनी बुरी हालत थी, रियली में इतनी बुरी हालत थी। जब मैंने देखा कि इसका तो पॉइंट है कहीं नहीं है, पानी वहीं पे घूम रहा था अंदर ही अंदर, तब जाके मैंने 167 करोड़ रुपए की लागत से एक STP अजीजुल्लापुर के पास लगाया, तब वो पानी की गंदगी बाहर निकली। हर सेक्टर की निकासी को दूसरी तरह से जड़वाया, खुद खड़ा होकर जड़वाया, ऐसे भी नहीं। इसलिए लोग चाहते हैं सारे विधायक बनते ही गोरे चिट्टे लाल घुच हो जाए, एक महिपाल डांडा क्यों जिसकी शकल बिक्री की काला हो गया, और उल्टा इसलिए हो गया कि मैं 24 घंटे ही नहीं लोगों की सेवा की। आपने रोड बनवाई, सड़क के संदर्भ बताओ, सीवर बनवाए, लाइट लगवाई, ये तो सब ठीक है। ठीक क्यों है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अरे सवाल तो सुनिए डॉक्टर साहब, हरियाणा की सियासत में तो सबसे महत्वपूर्ण नौकरी मारी जाती है। नौकरी के संदर्भ में वो कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर बता रहे हैं, हुड्डा साहब 2 लाख नौकरियां देंगे, मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आएंगी, 50 वोट जहां से आएगी वहां से 1 नौकरी आएगी। इस समय पर कांग्रेस का प्रत्याशी नौकरी की गारंटी दे रहा है, महिपाल ढांडा सड़क, बिजली, पानी में ही अटके हुए हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, इन सब चीज़ों के साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 700 से भी ज़्यादा नौकरियां लगी, और हमने कभी भी नौकरियों के मामले में पहले दिन से तय है कि भाई हम लोग जो भी नौकरी देंगे पूरी ईमानदारी के साथ देंगे। बच्चे पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, हमारा तो सीधा फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास। अगर आप लोग अभी पैसे लेकर बच्चों को नौकरी लगाओगे तो फिर आप लोग ये कल्पना करोगे कि वो ईमानदारी के साथ काम करेगा। वो पहले अपना पूरा करेगा, पूरा करते करते उसकी रगों में वही करप्शन वाला जहर जाएगा, वो बंद नहीं हो सकता। हम लोग अपना प्रयास करेंगे, हमने हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, हमारा मोटिव अलग है। हम लोग अपने अपने हिसाब से सोच कर चलते हैं, इसलिए हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई ये मेरा भतीजा रही है, मेरा साला रही है, मेरा फलाना, इसको नौकरी लगाओ। नहीं, जो काबिलियत है उस काबिलियत को अगर हम लोग स्थान नहीं देंगे तो फिर गृह युद्ध की स्थिति होगी देश में भी। इसलिए कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि भाई कुछ चीज़ें भाग्य की भी होती हैं, इसलिए परमात्मा को भी जान देनी है। अगर आप लोग वोट लोगे कड़ी तय और गर्दन काटोगे किसी की, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, और ये लोग फिर कोई बहुत लंबे नहीं चल सकते, ये लंबे भी नहीं चल सकते, तो ये यहीं तक अटक के रह जाएंगे। और लोग देख भी रहे हैं, दे दो 50 आदमियों के ऊपर एक नौकरी। हालात क्या होगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वाली, नरवाना में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हर घर में तो नौकरी दे दी थी, और सुरजे वालों ने 500 वोटों से आगे पटक दिया था। यही हालत होगी सब लोगों की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार हमारी ही बन रही है, क्योंकि लोग देखने लग रहे हैं ना इनके कारनामे। एक तो कह रहे हैं बिला भाई मैं पहले अपना भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का, फिर कार्यकर्ताओं का, जनता जाए भाड़ में, ये बोल रहे। दूसरा कह रहा है भाई 50 वोट दे दो, एक नौकरी ले लो,
क्या कह रहे हो, ये समाज के आइकॉन बनेंगे हैं? ये लोग, आप भी बड़े चटकारे लगा के पूछ रहे थे, मुझे ये बताइए, ये लोग समाज के आइकॉन बनेंगे, इन पे लोगों को भरोसा करेंगे, इनके दम पे आप स्टेट चलाओगे, ऐसे लोगों के दम पे आप दुनिया के देशों से टक्कर लोगे क्या? आज सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब सारे को दौड़ रही है, हर आदमी प्रतिस्पर्धा के जरिए आगे बढ़ना चाह रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में हम लोग प्रतिस्पर्धा तो जरूर कर रहे हैं, मगर परमात्मा में विश्वास रख के, किसी का गला ना काट के, हर चीज़ को ठीक करके आगे बढ़ना। अगर इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे तो रिजल्ट बहुत भयंकर होंगे। अगर इस दिशा में बढ़ते हुए हम आगे चलेंगे तो सारी स्थिति बैलेंस रहेगी, और बैलेंस रख के ही आप लोग आगे अपने देश की तरक्की, उन्नति, प्रगति, समृद्धि लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप उम्मीद करोगे? कल अगर आप के यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति हो जाए जैसे इजराइल की है, जैसे फिलिस्तीन की है, तो आप इनके भरोसे पे ज़िंदगी जियोगे? विश्वास करोगे इन पे विश्वास करेंगे, ये कहना है महिपाल ढांडा जी। महिपाल ढांडा जी से हमने तमाम मुद्दों पर बात की, बातचीत के निष्कर्ष सीधे हैं। महिपाल ढांडा जी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न केवल हरियाणा बल्कि देश दुनिया के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है। हरियाणा इसमें चूक नहीं करेगा। उनका मानना है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में भाजपा का संगठन भी मजबूत हुआ है और लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है। उनका मानना है कि नौकरियों के संदर्भ में पर्ची खर्ची को बंद कर अगर मेरिट के आधार पर एक सही परंपरा शुरू हुई है तो वो परंपरा बनाए रखी जानी चाहिए। महिपाल ढांडा को अपने विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में ये मानना है कि उन्होंने 10 साल में क्षेत्र की तस्वीर को बदला है, तो उस बदली हुई तस्वीर के चलते जनता एक बार फिर उन पर भरोसा करेगी। तो ढांडा साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव के लिए, और बहुत बहुत आभार आपका इतनी खुलकर बातचीत के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।